do accounts of companies. सेक्शन अंडरलाइन कर ले बेटे, मैं तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप थोड़ा सा जल्दी चाह रहे हैं तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले लेक्चर को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी चर्चा होकर बेसिक फाउंडेशन बन रही है। ठीक है जी, तो क्या आप सभी ने एफ पॉइंट तक लिख लिया? तो बेटा मैंने कंसेप्ट 1 में मीनिंग बताया ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नीड अभी नहीं भी बताई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए जी आइए, एक छोटा सा कंसेप्ट और लिखना होगा, फिर मैं आगे चलूंगा बेटे। कंसेप्ट 2 प्लीज शुरू कर दीजिए। कमर सीधी कर लीजिए, कुछ बच्चे झुक के बैठे हैं, गलत बात है बेटे, बिल्कुल कमर सीधी कर लो। कंसेप्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। Financial statements of companies can be prepared as per different methods. जरा प्लीज ए पॉइंट लिखिए, शेड्यूल 3 अंडरलाइन करिए, सेक्शन 129 अंडरलाइन कीजिए, स्कीम 3 नहीं है बेटे, गलत लिखा हुआ है, शेड्यूल कर लीजिए बेटे, वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। एक बच्चा सोच रहा है इनकम टैक्स एक्ट, उसके ना कान पर थप्पड़ मारूंगा। कंपनीज एक्ट की बातें हो रही हैं, खाली में लिखूं एक्ट तो कंपनीज एक्ट 2013। चलिए जी, ए पॉइंट लिख लिया हो तो बी पॉइंट लिखिए, लिखिए लिखिए, जो लिखेगा वही उसको मिलेगा बेटे, जो लगाएगा वही पाएगा, बाकी तो देखते ही रह जाएंगे। आइए आइए, जून दिसंबर बी पॉइंट, लीगल ऑब्लिगेशन है बेटे टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 3। बेटे वो 1956 एक्ट था जिसमें शेड्यूल 6 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 है। ठीक है जी, ए पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट लिखिए। एक बच्चा कह रहा मास्टर आगे चल, लिख लिया है? हाँ चल रहे हैं बेटे, बेटा सबको लेके चलना है ना। तो मैंने कहा जी प्रिपेयर कैसे करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे प्रिपेयर करोगे आप। ठीक है, ओके ओके। कंसेप्ट 3 बेटे 1956 कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग फॉर्मेट था, और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नया फॉर्मेट है। सवाल आता है कि क्यों चेंज किया। पहले लिख ले कंसेप्ट 3 रीजंस ऑफ न्यू फॉर्मेट। एज पर ओल्ड शेड्यूल 6 बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे टी फॉर्म में बनाते, और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिख लें जी। रीजंस ऑफ न्यू फॉर्मेट, अब बेटा ये पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में ऐसे प्रिपेयर करते थे। अब इस फॉर्मेट में कुछ कमियां थी, अभी बताऊंगा। पहले एक बार आप नजर मार लें, लिखना लिख लें, फॉलोइंग इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पुराने जमाने में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं, कंपनीज एक्ट
1956 के हिसाब से हम क्या करते थे, दो पार्ट लिखते थे, इधर एसेट साइड लिखते थे, इधर लायबिलिटीज लिखते थे। पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्लीज लिख लें, लिखें। बेटे अब ये आपको मालूम है, जब आप बहुत छोटे थे तो आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बहुत सिंपल सी होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो जो रिपोर्ट कार्ड आपको स्कूल से मिलती है उससे पूरी इंफॉर्मेशन स्कूल वाले नहीं दे पा रहे आपके पेरेंट्स को। तो बेटे आजकल की रिपोर्ट कार्ड देखिए, एल लंबी सी होती है बेटे, इतने सारे कॉलम्स होते हैं, इतना सारा एक्सप्लेनेशन होता है, इतने सारे रिमार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर बताती है कुछ आपके लिए, म्यूजिक टीचर बोलती है, स्पोर्ट्स टीचर कहती है, आपकी बाकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस आता है आजकल आपके रिपोर्ट कार्ड में। तो बेटे पहले जो रिपोर्ट कार्ड थी उस समय के लिए ठीक थी, बेटे आजकल का जमाना नेट का है, व्हाट्सएप का है। आप एक सेकंड में किसी भी कंपनी को कभी भी कहीं भी देख सकते हो। बेटे moneycontrol.com, www.moneycontrol.com, आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी ईयर की देख सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। तो बेटे मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहले जरूरत अलग थी, आजकल जरूरत अलग आ गई। तो इसलिए जो पुराने फॉर्मेट थे वो खत्म हो गए, खत्म हो गए। आजकल नए फॉर्मेट आ गए। पहले दिल्ली में बसेस चलती थी डीटीसी की, अभी भी चलती हैं, पहले खाली डीटीसी की चलती थी, आजकल मेट्रो भी चलती है और फिर भी भीड़ रहती है, क्योंकि बेटा जमाना बदल गया, रिक्वायरमेंट्स बदल गई। तो लिख लीजिए प्लीज बी पॉइंट। लिख ले बेटे, लिखे एक बार, लिखे, लिखे बेटा। बेटा ये ए बी सी ये पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, there were some mandatory disclosures। बेटे कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से मैं कह रहा हूं जी, अब इन सब में काटा मार दूंगा, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से करेंगे। ठीक है जी, लिख लिया? चलिए कोई दिक्कत नहीं जी, कुछ नहीं लिखना जी। अब यहां देखिए जी, इसको लिखिए, एफ पॉइंट की जगह आप क्या करें, एक आपने ये छोड़ दिया मैंने बेटे, सी के बाद सीधा डी पॉइंट इसको बोल दे बेटे, एफ को काट के डी लिखे, एफ को काट कर डी लिखे। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि जो पुराना फॉर्मेट था उसमें क्या क्या कमियां थी और क्या क्या डिस्क्लोज नहीं हो पाता था और नई की जरूरत क्यों हुई। पहले लिख ले, अ कॉमन मैन, अ मैंगो पीपल कैन नॉट एबल टू रिलेट, अंडरलाइन कर दीजिए, कैन नॉट एबल टू रिलेट the ledger balances shown in financial statements। आराम से बैठो, एक कॉमन आदमी उन सभी चीजों को रिलेट नहीं कर पाता था, खाली दिखाने के लिए होती थी। कैन नॉट बी एनालाइज्ड, अंडरलाइन कर दीजिए, कैन नॉट बी एनालाइज्ड
मैं बेटे इस समय पुराने फॉर्मेट की कमियां बता रहा हूं, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप ज्यादा बढ़िया कंफर्ट लेवल पे काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने मैं कुछ ऐसी इमेजेस लेकर आ रहा हूं, कुछ ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जो आपको ये बताएंगे कि कंपनीज एक्ट 1956 में जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे उससे एक्चुअली में रियल पर्पस सॉल्व नहीं होता था, रियल पर्पस नहीं सॉल्व होता था, हम जो चाहते थे वो नहीं बता पाते थे। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई है भारत में, तदा तदा अभ्युत्थानम सृजा में हम, तब 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 नए अवतार का जन्म हुआ है। आराम से बैठे। किंग फिशर एयरलाइंस, आपको मालूम है आजकल क्या हाल चल रहा है? अभी मैं किंग फिशर एयरलाइन का वीडियो दिखाऊंगा, धज्जियां उड़ गई है विजय माल्या की। बेटे सैलरी नहीं दे पा रहा, किंग फिशर एयरलाइन तो लिक्विडेट हो रही है। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ बेटे, बहुत सालों से नुकसान हो रहा होगा जो आज वो कंपनी लिक्विडेशन के कगार पे आ गई। लेकिन बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को उस तरह से नहीं दिखा पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से था, इसलिए नए फॉर्मेट्स की जरूरत आन पड़ी। तो प्लीज देखिए, विजय माल्या, सत्यम कंप्यूटर तो आपसे छुपा हुआ नहीं है बेटे। राजू लिंगम, ये राजू बन गया जेंटलमैन, आज भी चक्की पीस रहा है। बेटे किसी भी कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी जाए, तो बेटे कुछ बातें तो छुपी रहती हैं। पुराने फॉर्मेट में वो छुपी हुई थी, अब बेटे नए फॉर्मेट में हमने उनके ऊपर पर्दा हटा दिया। पर्दा हटा दो, पर्दा ना रहने देना, राज नहीं तो छुपा रहेगा। गाना भी है बेटे, पर्दा हटा दो, पर्दा ना रहने देना, नहीं तो राज छुप जाएगा। कुछ इस तरह का गाना है। तो बेटे कंपनीज एक्ट 2013 पुराने फॉर्मेट को खत्म करके नए कंसेप्ट लेकर आ गया है। आइए जी नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सहारा, सुब्रतो राय आज भी हमारी दिल्ली के जनकपुरी के तिहाड़ जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो बेटे इतने घोटाले हुए तो कंपनीज एक्ट 2013 एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सोचा कि हम अलग तरह के कंसेप्ट शुरू करते हैं, और बेटे आईएफआरएस के हिसाब से हमने नए फॉर्मेट्स कुछ हद तक बनाए। ठीक है जी, ये देखिए लेमन ब्रदर्स। अच्छा ये हमारी इंडिया में हुआ ऐसा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हुआ, अर्थ प्लैनेट में हुआ। तो बेटे आज वो कंपनियां खत्म हो गई, तो इसलिए एक जरूरत फील की गई कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी रिपोर्ट कार्ड को, अपने मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट को, अपनी ब्लड रिपोर्ट को डिटेल्ड लिखेंगे, खोल खोल कर दिखाएंगे, सब इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि एक मैंगो पीपल उस इंफॉर्मेशन के फायदा उठा पाए और फिर डिसाइड करे कि क्या उसको उस कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों, ये मैंने अभी अभी बताया बेटे, कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में और पब्लिक के बीच में बेटे बीच में दीवार है, और उस दीवार को के ऊपर आप बैठे आप सीएस है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप दोनों को देख सकते हैं, आप दोनों को देख सकते हैं। और आप क्या करेंगे, उनको देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और इनको दे देंगे, इनको दे देंगे, इनको दे देंगे। बेटे कम्युनिकेशन चैनल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेड मिर्ची चैनल है गानों का। बेटे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सामने वाले को अपनी मन की बातें
कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए आइए, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कमियां थी, बड़ी डिफिकल्टी थी उसको समझने की, और कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। पूरी दुनिया में जैसे मर्जी बनाओ। अब बताओ, स्विट्जरलैंड की कंपनी अलग बना रही है, ऑस्ट्रेलिया की अलग बना रही है, इंडियन अलग बना रही है। तो बेटे अगर एक इंडियन कंपनी को स्विट्जरलैंड से पैसे चाहिए तो उसको बेचारी को स्विट्जरलैंड की गाइडलाइंस के हिसाब से बनानी पड़ती थी बैलेंस शीट, और अगर ऑस्ट्रेलिया से चाहिए तो ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनानी पड़ती थी। तो इन सभी जरूरतों को फील किया गया। एक बच्चा कहता मास्टर आगे चल कितना सिखाएगा, समझ आ गया? ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए दुनिया में यही हो रहा है। बेटे पूरी दुनिया में कई जगह तो IFRS लागू भी हो गई, और हमारी इंडिया में भी लागू हो गई। अब IFRS क्या होती है उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। अगर आपके सामने टाटा है, अब टाटा को जगुआर खरीदनी है, तो बेटे उस केस में भी जगुआर को और टाटा को एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए। तभी तो हम सोचेंगे कि खरीदे या ना खरीदे। तो लो जी, हम शुरू कर रहे हैं कहानी किस्मत की। चलिए जी, चलिए चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस दुनिया में जापान देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, चाइना देखिए, इंडिया देखिए, नेपाल देखिए, अमेरिका देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी देखिए, अलग अलग तरह की इकोनॉमी है। बेटे इन सभी इकोनॉमीज के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन सूत्रधार नहीं है। उस सभी इकोनॉमीज को एक तरह बांधने के लिए हमने एक ही IFRS प्रिपेयर कर दी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी, जापानीज है, मॉस्को की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, नेपाल की है, अमेरिका की है। अब सभी कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बनानी पड़ेगी। प्लीज लिखेंगे इकोनॉमी का मतलब कमर्शियल एक्टिविटी, और कमर्शियल एक्टिविटी की का मतलब बिजनेस, और बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंट्स। भले हर किसी की नीड अलग अलग है, लेकिन IFRS हर किसी की नीड को समझ रही है, और आपको अब IFRS और IND AS फॉलो करने हैं। लिख लीजिए पहले। बेटे 1 घंटा होने को आ गया, 1.25 घंटा मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया, और आज के लेक्चर में कराऊंगा भी नहीं। बेटे 3rd 4th लेक्चर में देखेंगे। अभी मैंने खाली आपके मन में बेसिक बातें डाली है, अभी बेसिक बातें भी खत्म नहीं हुई बेटे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लीज लिखेंगे अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर स्टैंडर्ड्स। आप कोई खाने का सामान खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है एग मार्क। डायमंड खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है हॉल मार्क। तो आपको एक तसल्ली होती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे एज पर स्टैंडर्ड्स, तो बेटे एक तसल्ली होगी कि इसमें कुछ मिनिमम क्वालिटी तो होगी। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटे बॉडीज के नाम लिखे इंडिया में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लंदन में IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इनकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई है, टेंशन मत लें, अभी ऐसे लिख दें। तो हम लिख रहे हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ न्यू फॉर्मेट।
चलिए जी, आराम से लिख लें बेटे। लिख लिया बेटे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई क्यों, और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही क्यों बनाने चाहिए। इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, हम दो चीजों को कंपेयर कर पाएंगे, जापानीज को इंडियन से कंपेयर कर पाएंगे। अगर जापानीज भी और इंडियन भी एक ही क्वालिटी लेवल से बनी है, एक ही तरह की स्टैंडर्ड से बनी है, तो कंपैरिजन आसान होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। लिख लीजिए प्लीज। तो बेटे अभी हम कंसेप्ट नंबर 1, बच्चा कहता है कौन सा कंसेप्ट लिख रहे हैं। हाँ बेटे ये कंसेप्ट था, भूल गया वो बच्चा। बेटे भूल भी तो सकता है, ये था बेटे, ये था, भूल गया ना वो बच्चा, भूल गया ना। हम बेटे कंसेप्ट 3 लिख रहे हैं, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको जब ये सब पता होगा तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, कंफर्ट लेवल आएगा। फेस टू फेस में नहीं बताते बेटे, मैं तो यूट्यूब और पेन ड्राइव के लेक्चर्स में बता रहा हूं आपको, और क्या बताऊं मैं आपको बेटे। स्लाइड्स किसी ने आज तक जिंदगी में नहीं बनाई, आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए, मेरे को तो नहीं मिला। फेस टू फेस में भी नहीं बनाता वो। लो बेटे कंसेप्ट 4, बेटे आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट लिख रहे हैं, कंसेप्ट 4। पहले 3 कंसेप्ट हम लिख चुके हैं, आज लेक्चर 1 है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। एक बच्चा कहता है मास्टर क्यों बोल रहा है। बेटे एक बच्चा ना सो रहा है, उसकी ना गर्दन ऐसे हो गई, टांगे सीधी हो गई, वो ढीला हो गया बेटा, उसकी बॉडी ढीली हो गई है। अब उसको लग रहा है मैं निद्रा लोक में चला जाऊं, जैसे कुंभकर्ण सोता था। उसको अचानक नींद खुली, तो मैंने चैप्टर तो बताना मेरा धर्म है ना बेटे, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटे फाइनल अकाउंट चैप्टर है, लिख लो, लिखना तो ज्ञान की गंगा बह रही है, मर्जी आपकी है बेटे। कंसेप्ट 4, न्यू फॉर्मेट स्लैश प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन इंडिया, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स changed the formats of financial statements to fulfill the needs of IFRS by IASB, International Accounting Standard Board। चेंज कर दिए बेटे, सारे नए फॉर्मेट आ गए मेरे बेटे। अब बेटे आपको ये फॉर्मेट मैंने आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, कसम होगी अगर आपने अभी इस समय ना बनाए तो, अपने हाथ से ना बनाए तो। बेटे कुछ रटना नहीं है, जो कह रहा हूं बस वो करो, चुपचाप लिखो अपने रजिस्टर में, फॉर्मेट में दे रहा हूं, बनाने बेटे। बनाने के बाद ज्यादा समझ आएंगे, ज्यादा चालाकी मत करना, समझदारी मत करना, ईमानदारी से जो कह रहा हूं चुपचाप करना। लिखो, बी पॉइंट लिखो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। प्लीज बेटे अब टी फॉर्म नहीं बनेगा, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वर्टिकल फॉर्म ही बनेगी। जरा चेक करिए, पहले लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और 1956 में लिखा होता था लायबिलिटी साइड, अब लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। चलिए शुरू करिए। पहली आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें पहली आइटम है शेयर कैपिटल। तो पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम है नोट्स, थर्ड कॉलम है फिगर्स ऑफ करंट ईयर,
और नेक्स्ट कॉलम है फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। आराम से बेटे, आराम से लिख ले बेटा। बेटे शेयर होल्डर फंड में लिखना है शेयर कैपिटल, दूसरी आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरी आइटम है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सब बताऊंगा, आप पहले लिख लें। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और बेटे आपको करंट ईयर की फिगर्स ही लिखनी है। कॉलम में भी दोनों बनाइए। दूसरा बेटे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटे चार ही हेड है लायबिलिटी साइड में। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, चौथा करेंट लायबिलिटीज। आराम से पहले बना ले, मैं एक एक आइटम को समझाऊंगा। टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का। बेटे सभी ने बनानी है। देखिए मैं देख रहा हूं, मेरी आत्मा आपको देख रही है, भले आप दूर बैठे। कसम होगी विद्या माता की, अगर आपने अभी ना बनाया तो बता रहा हूं मैं आपको। नॉन करेंट लायबिलिटीज चार आइटम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liability, other long term liabilities and long term provisions। आइए प्लीज लिखिए। करंट लायबिलिटीज में भी चार है बेटे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एक बच्चे ने तो मुंह छोटा कर लिया। मैंने जब उससे पूछा बेटे मुंह क्यों छोटा कर लिया, वो कहता है ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा बेटे भूपेश आनंद की क्लास में कुछ भी याद नहीं करना, हर चीज लॉजिक से चलेगी, हर चीज कंसेप्ट से चलेगी। आप बताइए कंपनी अकाउंट्स की क्लास अगर आपने पहले भी कहीं की हो तो कोई कंसेप्ट से नहीं बताता। एक आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है, हर चीज को मैंने कंसेप्ट में डिवाइड किया है। तो बेटे कंसेप्ट्स चल रही है। तो यहाँ पे लायबिलिटी गाइड कंप्लीट। अभी एसेट भी लिखिए, फिर मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा। एसेट्स में पहली आइटम है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी करंट एसेट्स, और नॉन करंट में पहली फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल, अंडर डेवलपमेंट। सब समझाऊंगा बेटे, मुंह छोटा मत करना, चुपचाप मत बैठना, घबराना नहीं। मैं आपको देख रहा हूं, आप ईमानदारी से मेहनत करें, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, मुझ पे विश्वास रखें आप। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, मतलब एसेट्स में दो ही मेन हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट में फिक्स एसेट्स लिखेंगे, और फिक्स एसेट्स में पहली चीज है टेंजिबल एसेट्स, फिर है इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते। एक लड़के को और एक लड़की को हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। बट उस लड़के और लड़की की आंखों में, उनके बीच में क्या चल रहा है बेटे, वो मोहब्बत को टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है। जैसे आप
आप पंखे को तो टच कर सकते हो, लेकिन इस पंखे के पीछे चलने के पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। बेटे आप किसी प्लग के अंदर उंगली डालो और ऑन कर दो, फील कर सकते हो करंट, टच नहीं कर सकते। तो बेटे ध्यान रखना, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। आराम से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, deferred tax assets, long term loans and advances, other non current assets, other non current assets, और उसके नीचे करंट एसेट्स लिख लें बेटे, खत्म है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर करंट एसेट्स। आराम से बेटे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स लिख ले, एक भी याद नहीं करना। बंदा हाजिर है, बंदा हाजिर है। टोटल करें, चलिए जी टोटल करें। अब मैं एक एक आइटम को समझाऊंगा, घबराने की बात ही नहीं है। अभी अभी कुछ देर पहले ही लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को देखा कि हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेटे एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस में बेटे अब एक ही तरह का फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट का नाम है बेटे वर्टिकल फॉर्मेट। और बेटे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, इसका क्या फायदा है, इससे बेनिफिट क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही क्यों होनी चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको शुरू के 2-3 कंसेप्ट्स में बताई। मैं चाहता हूं कि एक बार आप वो कंसेप्ट वाला पेज निकाल लें, प्लीज एक बार निकाल लें। देखिए बेटे ये रहा अपनी बुक का। बेटे मैंने 12 कंसेप्ट्स इंक्लूड किए हैं, 12वां इंपॉर्टेंट है, उसमें एडजस्टमेंट है 10। बेटे 10 एडजस्टमेंट्स हैं उसमें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखें तो मैंने 12 कंसेप्ट लिखे हैं। लास्ट कंसेप्ट सबसे प्रीशियस है एडजस्टमेंट्स का। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग और नीड ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मीनिंग क्या है और क्या जरूरत है फाइनल अकाउंट्स की। व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जैसे मैंने रिपोर्ट कार्ड की बात की, मैंने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की बात की। बेटे आप जो भी कर रहे हैं उसको सामने वाले को एक्सप्रेस तो करना है, तो पहला कंसेप्ट टिक लगाइए, मैंने कराया। फिर कंसेप्ट 2 में टिक लगाइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि उसको प्रिपेयर करने के कौन से तरीके हैं। कंपनीज एक्ट 1956 में क्या है और 2013 में क्या है। फिर बेटे आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैंने बताया व्हाट आर द रीजंस ऑफ न्यू फॉर्मेट। और बेटे कंसेप्ट 4 मैंने आप सभी को न्यू फॉर्मेट बताने की कोशिश की और आजकल अभी हम कंसेप्ट नंबर 4 ही कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सभी को मैंने अभी एक स्लाइड दिखाई और उस स्लाइड में मैंने आपके लिए बेटे ये मैंने आपके लिए बेटे प्रिपेयर किया। और बैलेंस शीट मैंने आपको बताई कि शेड्यूल 3 में आप बैलेंस शीट किस तरह की प्रिपेयर करेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से बेटे अब हम एक एक आइटम को सीखेंगे लायबिलिटी साइड की
एक एक आइटम सीखेंगे और उसके ऊपर केस स्टडी करेंगे। तो आइए जी, मैंने लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा शेयर होल्डर्स फंड। और बेटे शेयर होल्डर फंड में पहली आइटम है शेयर कैपिटल, दूसरी आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेटा तीसरी आइटम है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अभी बताऊंगा बेटे। बेटे चार मेन हेड है लायबिलिटी साइड में, एक शेयर होल्डर फंड, एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और एक है बेटे करंट लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में चार मेन हेड है, एक शेयर होल्डर फंड, एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक बेटे करंट लायबिलिटी। अब मैंने एक एक आइटम समझानी है कि बेटे शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेटे थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर मैं इसमें दोबारा आऊंगा। देखिए जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि अब चार ही हेड्स रह गए हैं जो हमें कर रहे हैं। चार हेड्स हैं बेटे, चार ही हेड्स हैं, चार। लो बेटे, एक है फर्स्ट हेड इज शेयर होल्डर्स फंड। बेटे शेयर होल्डर का जो फंड होता है उसमें तीन चीजें आती हैं। अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा हो और रेशियो के क्वेश्चंस किए हो तो बेटे उसमें एक होता है प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ। बेटे आप अगर कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे यही आती है। अब आप कह रहे हैं जी यहाँ पे शेयर वारंट भी है, तो बेटे शेयर वारंट क्या होता है बता दूं। शेयर वारंट जो है बियरर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तो होगा इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट जो आपका नाम ट्रांसफरेबल, वहां पे ट्रांसफर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है। बेटे एक होते हैं शेयर वारंट्स जो बियरर सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें किसी का नाम नहीं होता। लिक्विडिटी बंडल ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स को हम वारंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मानिए कि शेयर वारंट और शेयर कैपिटल एक ही बात है। तो शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आई, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स। और बेटे रिजर्व्स में क्या आएगा वो भी हम देख लेंगे। सेकंड हेड अगर देखें ध्यान से तो उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी अगर ज्यादा घोटाले करती है तो बेटे वो पैसे को लेकर ज्यादा घोटाले करती है। अब उसके पास बहुत सारे पैसे तो आ गए शेयर्स के नाम पे और उसने अभी उनके अगेंस्ट शेयर्स इशू नहीं किए। तो बेटे आज कंपनीज एक्ट 2013 में अब इसके ऊपर कमर कस दी गई है कि अगर किसी कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी के पैसे रिसीव किए और इतने में 31 मार्च आ गई है और अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए तो बेटे वो पैसा कंपनी का नहीं है, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा और उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटे शेयर्स उसमें अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। तो बेटे अभी हम नए शेड्यूल के हिसाब से इनको अलग अलग दिखाएंगे। अब बेटे थर्ड हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज और फोर्थ हेड है करंट लायबिलिटीज। बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी में एक ही चीज का डिफरेंस है, जो लायबिलिटीज आप 12 महीने में पे करने वाले हैं
उनको तो करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स ही क्यों ना हो। मान के चले डिबेंचर्स आपने 10 साल के इशू किए थे और अब एक ही साल रह गए उनको रिडीम करने के लिए, तो बेटे डिबेंचर्स को भी हमें करंट लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में यही खासियत है कि आपने जो लायबिलिटी 12 महीने में पे करनी है उसको तो करंट लायबिलिटी शो करेंगे, और जो 12 महीने के बाद पे करनी है उसको नॉन करंट शो करेंगे। तो बेटे मैंने बेसिकली 4 बातें बताई आपको। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में एक तो दिखाना है शेयर होल्डर फंड, एक दिखाना है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट, एक दिखाना नॉन करंट लायबिलिटीज और एक दिखाना करंट लायबिलिटीज। 4 आइटम्स हम शो करेंगे बेटे। शेयर होल्डर फंड में आ जाइए बेटे। शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम्स आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में 3 आइटम्स आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट। बेटे शेयर कैपिटल 2 तरह की हो सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। और बेटे इक्विटी में भी बाइफिकेशन होती है, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, मैंने खाली आइडिया देने की कोशिश की है कि आप शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी में इंटरनल बाइफिकेशन, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। 4 तरह की कैपिटल होती है बेटे। आराम से बेटे, मैं आपसे यही कह रहा हूं, रिजर्व्स दूसरी आइटम है बेटे। रिजर्व जितने भी तरह के रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस करंट बैलेंस, सभी बेटे रेवेन्यू प्रॉफिट, सभी रिजर्व्स और सरप्लस की अम्ब्रेला में आएंगे। और तीसरा बेटे शेयर वारंट। मैंने अभी भी बताया, जो सर्टिफिकेट बियरर होते हैं उनको शेयर वारंट बोलते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नॉन करंट लायबिलिटीज बेटे, नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 आइटम्स आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने लॉन्ग टर्म बोरो किया हुआ कहीं से, जैसे विजय माल्या ने कैनरा बैंक से, एसबीआई से लोन लिया हुआ था किंगफिशर एयरलाइन में, 10 साल का, 20 साल का, 1 साल से ज्यादा का लोन लिया, और अभी 1 साल से ज्यादा टाइम है उसको देने के लिए, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन्स, डिवेंचर्स, अलग अलग जो आपने बोरो किया है उसको बेटे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। अच्छा बेटे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी नहीं बताऊंगा, अभी मान के चलिए एक चीज होती है, ठीक। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। पहले लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर आपने कोई प्रोविजन की है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एसेट्स, प्रोविजन फॉर एनी प्रोविजन जो आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म नेचर की है, उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शो करेंगे। और बेटे बाकी जो भी कुछ है उसको हम कहेंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब एक बच्चा सोच में पड़ गया, इसको रटना है, नहीं रटना, अभी याद हो जाएगा। आप खाली मतलब सीखिए, आप लॉजिक्स देखिए। मैंने आपको लायबिलिटी साइड में बताया, शेयर होल्डर्स फंड एंड लायबिलिटी साइड में बताया कि 4 हेड्स आते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और बेटे शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम्स आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, शेयर वारंट। फिर एप्लीकेशन मनी तो अलग ही है। नॉन करंट लायबिलिटी में 4, करंट लायबिलिटी में 4। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला क्या, लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और नॉन करंट लायबिलिटी में दूसरा क्या, जो मैंने समझाया नहीं,
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और बेटा नॉन करंट में तीसरा क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो बेटा लास्ट क्या है, जिसका कोई नहीं है यारो उसका तो खुदा है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जिसका कोई नहीं है यारो उसका तो खुदा होता है मेरे दोस्त, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। रटना नहीं है, लॉजिक समझना है, हम आराम से चल रहे हैं। आगे देखिए जी करंट लायबिलिटीज। अब आप ध्यान से देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां पर क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने बोरो किया है और 1 साल से कम के लिए किया है, या आपको 1 साल के अंदर अंदर उसकी रीपेमेंट करनी है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स नहीं है, अभी समझाया नहीं मैंने। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं बेटे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बेटे जो ट्रेड से लेकर देनदारी है उसको ट्रेड पेबल बोलते हैं। बेटे यहाँ पर है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और यहाँ पर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और यहाँ पर है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और यहाँ पर है अदर करंट लायबिलिटीज। बेटे आसान है, सच में आसान है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं बेटे, सच में आसान है। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। तो आप सभी ने प्लीज, अगर नहीं लिखा तो लिख ले, आपने ये तो लिख लिया सभी ने, बी पॉइंट लिख लिया जी, हम यहाँ पे थे कंसेप्ट 4, प्लीज। न्यू फॉर्मेट और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है जी, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, सी लिखिए, सभी ने लिखना जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड भले आता है, भले समझ आ गया, फिर भी चालाकी नहीं करेंगे, लिखेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, तभी समझ आएगा जब आप लिखेंगे, चालाक मत बनिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेड्स हैं, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी लिखना है। और फिर शेयर होल्डर फंड की बाइफरकेशन, नॉन करंट की बाइफरकेशन, करंट की बाइफरकेशन लिखनी है, लिखनी है, लिखनी है। लिख लिया जी। अब आइए बेटे डी पॉइंट लिखना है, शेयर होल्डर फंड, भले आप वहां लिख चुके हैं, दोबारा लिखना है। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें, शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम्स, यहाँ पे जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेड, अब एक पहले हेड में 3 आइटम, आइटम 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 सॉन्ग होते हैं ना बेटे, शीला की जवानी, आइटम सॉन्ग। हेड 4, शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। डी पॉइंट लिखिए प्लीज। शेयर होल्डर फंड में पहले हेड में 3 आइटम्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे हेड नंबर 3, एक बच्चा कह रहा दूसरा हेड में तो कुछ बताया नहीं, बेटे कुछ बताने का है ही नहीं, क्या बताऊं बताओ। ये है जी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अब क्या बताऊं इसमें, एक ही आइटम है तो इसमें क्या बताऊं। नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 आइटम्स हैं। पहली आइटम लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
दूसरे आइटम लिखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और बेटे तीसरी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिखिए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लास्ट में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहली आइटम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दूसरी आइटम, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तीसरी आइटम, और फोर्थ आइटम है बेटे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इस तरह से लिखिए। गलती से वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बाद में लिखा है, आपको पहले लिखना है, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज में आ जाइए। पहली आइटम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वहां पे थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वहां पे थी डेफर्ड टैक्स, यहां पर है ट्रेड पेबल, वहां पर थी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां पर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहां पर भी थर्ड आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिखिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थर्ड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फोर्थ आइटम है बेटे अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज लिखो मेरा बच्चे। एक बेटा कह रहा है क्या हो सकती है, अभी बताऊंगा बेटे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बेटे ये सारी अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगी। चलो बेटे, अब आप यहां तक अगर लिख लिया एफ तक, जी लिखिएगा बेटे। अभी लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा। पूरी शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 का मैंने एक छोटा फॉर्मेट बना दिया बैलेंस शीट का, स्मॉल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में देखिए 11 आइटम आ रही है। शेयर होल्डर फंड में 3, एप्लीकेशन मनी वाली छोड़ दीजिए। नॉन करंट लायबिलिटी में 4, करंट लायबिलिटी में 4, 4 और 4 8 और 3 11। इधर आ जाइए, नॉन करंट एसेट में 5 है, करंट एसेट में 6 है, अभी देखेंगे, और टोटल 11 लिखिए, प्लीज लिखिए। बस बेटे एक 5 मिनट की बात और रही है, क्लास ही खत्म होने वाली है। एक लायबिलिटी साइड की केस स्टडी करनी है।